सभी को नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न सनत पांडे जी सतना एमपी से भोजी के समक्ष रखा है। उनका प्रश्न है कि वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन चरणपंथी संगठन हमास के मध्य जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, इसके लिए इस राजनीतिक परिदृश्य से वास्तविक जिम्मेदार कौन है और इस दर्दनाक विभिन्न समस्या ने इस जगत की संपूर्ण मानवता को झंझोर दिया है। विश्व की इस तरह की सभी दो राष्ट्रों या संगठनों के मध्य सामंजस्यपूर्ण सभी तरह के सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए न्याय धर्म सभा के क्या क्या राजनीतिक समाधान है। गुरुदेव जी इस दिशा निर्देश में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार गुरुदेव। इजराइल और फिलिस्तीन या हमास के बीच में छिड़ा हुआ अभी युद्ध, ये किसी दो देशों के बीच चलने वाला मामला नहीं है, बल्कि एक ये सार्वभौम समस्या है। लोग सोचते जरूर हैं कि ये कोई इजराइल और फिलिस्तीन की राजनैतिक लड़ाई है अथवा उनका कोई विवाद है, तो ऐसा नहीं है। ये समस्या यूनिवर्सल है। अगर इनका कोई सामान्य मामला है तो रूस और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? भारत और पाकिस्तान की समस्या क्यों हो? भारत और चीन के बीच में समस्या क्यों हो? फिर उधर से लेबनान क्यों आ रहा है? फिलिस्तीन की तरफ से उसने भी गोले दागने शुरू कर दिए। अगर आप इसको देखेंगे तो ये सामाजिक समस्या है। इसको राजनीतिक मामला केवल देखना ठीक नहीं है, और राजनीति तो वैसे भी कोई चीज होती नहीं इस दुनिया में। समस्याएं जितनी भी हैं वो सब सामाजिक ही हैं। राजनीति भी समाज के भीतर एक चलने वाली क्रिया पद्धति है। जैसे तमाम चीजें चल, वाणिज्य चल रहा है, कृषि क्षेत्र की गतिविधियां चल रही हैं, ऐसे ही राजकीय क्षेत्र की गतिविधियां। राजनीति का उदय आपकी समाज व्यवस्था से ही हुआ। वास्तविक बात यह है कि मानव समाज एक प्रकार का नहीं होता, ये तीन प्रकार का होता है। जिसको आप प्राचीन अगर परिप्रेक्ष्य में देखें विश्लेषण में, तो इसे देव समाज, मानव समाज और दैत्य समाज के नाम से जाना जाता रहा है। इसे ही स्वर्ग लोक, मनुष्य लोक और नरक लोक के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर ही मनुष्य तीन प्रकार से रहता है। एक, पैदा होने के बाद जैसा पैदा हो गया है जन्मतः वैसा रहता है, जैसे बाकी सब पशु पक्षी रहते हैं। दूसरा जो है वो पढ़ाई लिखाई करके सही गलत का पता करके और सही गलत के प्रभाव से उसके अनुकूल न्यायोचित रूप से जीवन जीने की पद्धति वो अपनाता है। तो ये दूसरी उसकी मानवीय सामाजिकता है। प्राचीन काल में ये तीनों व्यवस्थाएं थीं।
जंगली व्यवस्था भी थी जिसमें मनुष्य भी पशुवत ही रहता था, और दूसरे में पढ़ लिख करके सोच समझ के चलने लगता था कि पढ़ाई लिखाई क्यों होती है, बौद्धिक विकास का क्या उद्देश्य है, बुद्धि किस लिए होती है कि कुछ बोध कर सके। अब बोध किस बात का होता है कि कोई चीज सही है अथवा गलत है, इतना जानना ही तो बोध का मामला है। तो जब इतना जानना ही बोध का विषय था, तो उससे भिन्न किसी गतिविधि के अनुसार अगर आप जी रहे हैं, जैसे 2 + 2 = 4 होता है, तो आप जो है 4 न मान करके बाकी किसी तरह से 3, 5 कर रहे हैं, तो वो बुद्धिहीन के जैसा हुआ। तो अगर आप बुद्धिहीन हैं, आपको सही गलत से कोई मतलब नहीं है, तो आप पशुतापूर्ण ढंग से रहेंगे। और अगर पशुता के जैसे जंगल में पशु लोग रहते हैं, अगर वो पद्धति आपने अपनाई तो उसमें 2 + 2 = आपका 4 नहीं होता। जंगल में किसी का भी 2 + 2 = 4 नहीं होता। बंदर किसी का भी केला खा सकता है, किसी का अमरूद तोड़ के खा सकता है, किसी भी किसान के खेत में घुस सकता है, किसी का पेड़ तोड़ सकता है, उखाड़ सकता है, गाय किसी का भी खेत चर सकती है। वहां पर सही है या गलत है ये आचार व्यवहार, इसका फैसला कहाँ होना है? क्यों? वहां बोध का, बुद्धि का, ज्ञान का कोई विषय नहीं, क्या सही क्या गलत। जब जिसको जो दिल करे वैसा वो काम कर जाए, जितनी दूर तक मर्जी उतनी दूर तक अपना कब्जा जमा ले। सिंहों का कहीं कब्जा हो जाए, वो दूसरे जानवरों को ना घुसने दे। वहां किसी ने किसी पहाड़ी पे कब्जा कर लिया, दूसरे सिंहों को भी नहीं घुसने दे रहा। वहां पर सही गलत के तर्क कहां हैं? जंगल में तर्क नहीं होते, जंगल में हथियार होते हैं। तर्क की जगह तलवार भैंसती है, दांत और नाखून काम आते हैं। तो मनुष्य भी जब हथियारों के बल पे फैसले करता है तो उसे क्या कहते हैं? अस्त्र शस्त्र, दांतों और नाखूनों का, बाहुबल का खुला प्रयोग। तो ये जो तीसरे प्रकार की दुनिया है, इसे थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड में सही गलत, सत असत, न्याय अन्याय, उचित अनुचित कुछ भी नहीं होता। कोई अगर ये सोचे कि ये इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या है, अथवा यहूदी आतंकियों और हमास के आतंकियों के बीच की लड़ाई है, अथवा दो सरकारों की लड़ाई है, दो समाजों की लड़ाई है, यहूदी और मुस्लिम लड़ रहे हैं, तो आपने दो संप्रदाय की बात कह दी कि दो संप्रदाय लड़ रहे हैं। फिर राष्ट्र की बात करें तो फिलिस्तीन और इजराइल लड़ रहे हैं। अगर आतंक, सामाजिक आतंक की बात करें तो हमास एक गुट है सामाजिक, वो भी सारा मुसलमान उसमें शामिल नहीं। बहुत से मुसलमान हमास की इस गतिविधि से सहमत नहीं, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं। हमास एक आतंकी संगठन है। आतंक का मतलब ये होता है कि सही गलत का विचार किए बिना जबरन जो दिल में आए वो कर डालो। किसी के ऊपर गोली झोंक दो, किसी के ऊपर तलवार भांज दो, किसी के ऊपर चक्कू फेर दो, किसी का गला रेत दो, किसी को फांसी चढ़ा दो, किसी की भी हत्या कर दो, किसी का भी मकान गिरा दो। किसी भी आयोजन में घुस के, वहां 600 लोग हैं, उसमें घुस के 250 लोगों की हत्या कर दी हमास ने। वो कोई अपराध कर रहे थे जो संगीत बजा रहे हैं, वहां संगीत सभा चल रही है, लोग नाच गा रहे हैं, बीच में आतंकी आ गए, चारों तरफ से उनको किलासे बिछा दी इजराइल में घुस के। तो यहूदियों ने ऐसा कौन सा
काम कर रखा था कि इन्होंने वैसा कर दिया। फिर उसके बाद वो गाजा पट्टी पे टूट पड़े, वो भी नहीं देख रहे हैं कि मकान कितनी मुश्किल से बनता है। सब धमाल मचा पड़ा है वहां पे, इस बिल्डिंग को गिराया, उस बिल्डिंग को गिराया, तहस नहस कर दिया पूरा गाजा पट्टी को। तो वो भी वही काम कर रहे हैं। उधर से भी हजारों लोग मारे गए, उधर से भी हजारों लोग मारे गए। तो उसमें कोई उचित अनुचित का विचार है? कहीं कहीं लगता है कि इसमें कोई औचित्यपूर्ण बात हो रही है? तो नहीं। इससे सिद्ध होता है कि एक ऐसी भी सामाजिक व्यवस्था हो सकती है जिसमें कोई उचित अनुचित का विचार तर्क से नहीं होगा, बुद्धि से इसे समझा नहीं जाएगा, मन से तर्क नहीं किया जाएगा, कोई विचार विमर्श नहीं होगा। इनके मन में जो आया इन्होंने ठोक दिया, उनके मन में जो आया उन्होंने, इच्छा जैसी उठी। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति केनापि देवेन हृदय स्थितेन केनापि दुष्टेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करो। कोई दुष्ट उसके हृदय में घुसा हुआ है तो कोई दुर्वृत्ति, कोई दोष, और वो उसको जैसा प्रेरित करता है वैसा वो काम करता है। सही गलत का कोई विचार नहीं। सही गलत का विचार करना होगा तो वहां पर तमाम भीष्म पितामह है, कृष्ण है, किसी की समझ में नहीं आ रहा तो कृष्ण के पास चले जाओ, फैसला करवा, ज्यादा समझदार दिखाई, उचित अनुचित तय कर लो किसी सिद्धांत से, किसी फार्मूले से। तो कहा वहां पे बातचीत के लिए जगह, कहा तर्क के लिए नहीं, तलवार के लिए वहां पर जगह है। दुर्योधन के पास तर्क नहीं होते, तलवार होते हैं। तो एक तो दुर्योधनी वृत्ति के हिसाब से आप समाज का गठन कर लीजिए, राष्ट्र बना लीजिए और तूफान मचाए रहिए चारों तरफ। दूसरा ये है कि आप अगर बुद्धिमान प्राणी हैं तो सही गलत पर आधारित फैसले करें, उसे कोर्ट कचहरी में ले जाएं। अगर हमास को कुछ कहना था तो कोर्ट में जाके कहते हैं। जो भी एक दोनों देशों का एक कोर्ट पहले तय कर लो कि हम लोगों का कोर्ट होगा, इसकी बात हम मानेंगे, तो अपना मामला उस कोर्ट में उठाओ। दोनों देश एक तय कर लें कि भारत के कोर्ट से कराएंगे कि अमेरिका के कोर्ट से कराएंगे कि किस कौन, दोनों जो सहमत हो जाए उस पर चले जाए, अपना अपना मामला रख दें, जज जो फैसला दे दे उसे माना करें। अगर जज के फैसले से कोई असहमति है तो पूरी यूनिवर्सल वोटिंग करा लें, सार्वजनिक बहुमत से करा लें। जिस चीज के पक्ष में बहुमत हो वो काम किया करें। जनता जनार्दन होती है। सार्वजनिक तल पे जो फैसले होते हैं वो जनार्दन की तरह, माने ईश्वर की तरह होते हैं, ईश्वरीय होते हैं। तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करोगे? सार्वजनिक जो सहमति है ठीक है वैसा करो। तो ये तो, लेकिन ये सब बौद्धिक बात हुई। पहला समाज, कोई भी जानवर, दो हाथी लड़ रहे हैं तो कोई किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, सब वहां तहस नहस हो जाएगा पूरा जंगल, सब पेड़ पौधे कुचल डाले जाएंगे। दो सिंह लड़ रहे हैं तो वहां तर्क के लिए स्थान कहां है? दो सांप लड़ रहे हैं, तर्क के लिए स्थान कहां है? नेवला सांप लड़ रहे हैं, तर्क के लिए जगह कहां है? जो जिसको काट डाले वो चैंपियन। मारना काटना सही है या गलत है, इस पर विचार की जरूरत उनको नहीं। पशुता में विचार विमर्श के लिए स्थान नहीं, क्योंकि उनके पास विचार शक्ति, तर्क शक्ति, बोध शक्ति, निर्णय शक्ति है ही नहीं। तो जो लोग भी पशुवत जीवन जीते हैं वो तर्क से नहीं, तलवार से फैसले करते हैं। कर्तव्य और अधिकार की वहां बात नहीं होती, वहां पे तलवार और हथियार की बात होती है। तर्क की जगह ताकत इस्तेमाल होती है, विचार की जगह हथियार इस्तेमाल होते हैं। तो वहां पर ज्ञान से कुछ नहीं होता, वहां ताकत से होता है, शक्ति से होता है, बल से फैसले होते हैं। तो ये जो तीसरी दुनिया है जिसे थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, ये सब तीसरी दुनिया ही है। दूसरी दुनिया अभी दिखाई नहीं दे रही। दूसरी दुनिया कौन सी है?
जो इस मामले को बुद्धि के आधार पर, पशुता की ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि बौद्धिक तर्क की तरफ जाते हैं। तर्क के लिए न्यायालय बनाते हैं, न्यायालय का गठन किया जाता है, उसमें जज नियुक्त किया जाता है, उसकी बात सभी मानते हैं, उसकी बात में शक होने पर उसकी सामाजिक वोटिंग करा दी जाती है, यूनिवर्सल। बहुमत जिस पक्ष में आ जाए उसको मान जाया करो। अब बहुमत का फैसला भी नहीं मानोगे तो फिर मतलब तुम पशु ही हो। जंगल में कोई चुनाव नहीं होते, जंगल में कोई वोटिंग होता है? कभी नहीं हुआ, ना होगा, ना होने की कोई गुंजाइश है। कभी नहीं हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा। जंगल में सार्वजनिक कोई बात नहीं मानी जाती, बहुमत से कोई लेना देना नहीं, सत्य और असत्य से कोई लेना देना नहीं। तो आप समझ लीजिए कि ये जंगली जीवन है। जहां जहां जंगली समाज हैं वहां वहां पर युद्ध है, तलवारें हैं, हथियार है, विध्वंस है, तनाव है, आक्रमण है, हमला है, आतंक है, उपद्रव है, विनाश है। तो ये तो हो ही रहा है। तो एक आप इस तरीके से देख लीजिए जहां पर विनाश है, जहां आक्रमण है, संघर्ष है, हथियारों का आवागमन है, उपयोग है, एक दूसरे के लिए संकट, दर्द, तकलीफें, दरिद्रता, गरीबी, सब कुछ प्रस्तुत की जा रही है उसमें। वहां पर तर्क के लिए स्थान नहीं। दूसरी बात, दूसरी दुनिया जो होगी वो इसमें शक्ति पर आधारित कुछ नहीं होता, वहां पर तर्कों पर आधारित होता है, न्यायालय पर आधारित होता है। रूस और यूक्रेन न्यायालय क्यों नहीं गए? फिलिस्तीन और इजराइल न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हैं? विश्व न्यायालय तो बनाए हुए लेकिन जाते नहीं, अपने फैसले खुद करते हैं। अब आप इसी से समझ लीजिए कि उनके इरादे क्या हैं, पशुतापूर्ण है, मानवतापूर्ण है। तो ये एक ऐसा नहीं कि एक कोई ऐसा करना। अमेरिका भी यही करता है। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन समेत 55 लोगों की लिस्ट बना के सबको मार दिया यार, अपनी मर्जी का गठन है। फिर अफगानिस्तान पर हमला करके ठिकाने लगे। क्या वो अमेरिका को कोई दिक्कत है तो विश्व न्यायालय बनाओ। विश्व न्यायालय के जज से अगर मान लो असंतुष्टि है तो सार्वजनिक वोटिंग के लिए यूनिवर्सल वोटिंग कराओ। आजकल तो वोटिंग सरल है, इंटरनेशनल, इंटरनेट का जमाना है, अंतरराष्ट्रीय मतदान करा सकते, विश्व स्तरीय मतदान करा सकते। तो समस्या तो कुछ नहीं है। आप जो है एक ही समाज बनाए हुए हैं तो उसमें ऐसा ही होता है, इसमें कोई अनैतिक बात नहीं है। जितनी मारकाट हो रही है इसमें जरा भी कहीं भी कोई गलत बात नहीं है। ये होना ही चाहिए। जहां पर दो सांप है तो जो ज्यादा ताकतवर है अपने से कमजोर वाले को निगल जाता है, ये तो सामान्य बात है। तो ताकत के आधार पर फैसले कर ही रहे हैं, तो जिसकी ज्यादा ताकत होगी वहां फैसले हो जाएंगे। तो जंगल का तो कानून ही है जो तर्क से नहीं ताकत से फैसले करता है, तो ताकत से वो लोग कर ही रहे हैं। अगर तर्क से करना होता, मानवीय आधार पर करना होता तो ये न्यायालय में जा रहे होते, खुद फैसले क्यों करेंगे? तो ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें कुछ भी आप गलत मत मानिए, क्योंकि आपने उसी सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार किया है जिसे जंगल राज कहते हैं। तो जंगल राज में ताकत पर आधारित ही फैसले होते हैं, ताकत ही वहां पर हर चीज का आधार है। तो जो ज्यादा ताकतवर होगा वो जीत ही जाएगा। इसमें आप लोगों के विचार विमर्श के लिए जगह कहां? अधिक ताकतवर होगा उसको दूसरा जो सरेंडर नहीं करता है वो मारा जाएगा। अगर आपकी कम ताकत है तो आप इजराइल के घर में घुस के उनको मारने क्यों गए? पता नहीं है कि पीछे से वो आके तुम्हारा बैंड बजाएगा। तो अब अगर इजराइल वही काम कर रहा है तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं उनको। आप किस ताकत के बल पे उनको धराशायी करने गए थे? आप हाथी से कुश्ती लड़ने के लिए निकल पड़े। पहले क्यों नहीं विचार किए हो कि हाथी भी तो हाथ मिलाएगा तुमसे, तो कहीं उसके तुम नीचे दब तो नहीं जाओगे? क्यों कुश्ती के लिए ललकार रहे हो उसको? बैठा है चुपचाप बैठा रहे।
और ललकारे हो तो फेस करो म्यूजिक। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि जब ताकत पर आधारित आपने सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन किया है जिसमें जंगल राज ही कायम रहेगा, ताकत पर आधारित फैसले जंगल के प्रतीक हैं। जंगल राज जहां होता है वहां ऐसा ही होता है। अगर आपको मंगल राज चाहिए तो मानव समाज का गठन करिए। हमने न्याय समाज का गठन किया है, जितने राष्ट्र चाहें वो उसको स्वीकार कर लें, जितने संप्रदाय चाहें उसे स्वीकार कर लें, न्याय समाज में भर्ती ले लें, जितने मनुष्य चाहें वो भर्ती ले लें। जिनको ये मंजूर है कि न्याय पर आधारित फैसले करेंगे, न्यायालय जो तय करेगा वही माना जाएगा, और न्यायालय के फैसले पर किसी को असंतुष्टि, आपत्ति होने पर सार्वजनिक वोटिंग की बात करेगा। जिस क्षेत्र से संबंधित हो उस क्षेत्र की वोटिंग करा दी जाएगी। इसमें भला किसको आपत्ति हो सकती है? तो ये न्याय समाज का गठन करोगे तो दूसरा वर्ल्ड तैयार होगा, ये ह्यूमन वर्ल्ड होगा। तो एक लोक तो चल रहा है, उसमें जंगल राज है, वो पशु लोक है, नरक लोक है, दैत्य लोक है, दानव लोक है। वहां दान पुण्य के अतिरिक्त ज्यादा धर्म नहीं मान्य है कि थोड़ी बहुत गरीबों की मदद कर दो, एक भूखे को समोसा दे दो, घायल को पट्टी बांध दो, लेकिन उसके अधिकार दे दो नहीं। वो गरीब क्यों है इस पर विचार नहीं होगा। अनपढ़ की चिट्ठी पढ़ के सुना दो, ये क्या है? ये दानवता है। आप उसको दान पुण्य सहायता मदद कर रहे हैं, एक अनपढ़ की मदद कर रहे हैं, आप चिट्ठी उसकी पढ़ के सुना रहे हैं। न्याय कहता है कि ये चिट्ठी अपने आप पढ़ सके, इनको भी 55 से 25 साल शिक्षा दे दो। ये तर्कसंगत बात है। और ताकत संगत बात ये है कि जितनी ताकत से तुम अपनी शिक्षा उक्षा खींच सकते हो खींच लो, नहीं खींच सकते हो तो दूसरे खींच लेंगे। अगर ताकत पर आधारित समाज में रह रहे हो तो गलती ना तुम्हारी है ना वो समाज की है। वहां तो ताकत पर आधारित ही फैसले होंगे। तो या तो अपनी ताकत बढ़ाओ और नहीं तो वहां पे तमाशा देखो, तुम्हारे साथ क्या असर होता है तुम्हारा। अपनी ताकत बढ़ा लोगे तो वहां तुम्हारा वर्चस्व हो जाएगा, ताकत तुम्हारी कमजोर हो जाएगी, तुम गुलाम ठहरोगे। अब गुलामी स्वीकार नहीं करोगे तो मौत, या तो गुलामी करो या मरो। गांधी जी ने तो नारा दिया ही था, करो या मरो। तो वहां का तो नारा ही है करो या मरो, या तो गुलामी करो और या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो गोडसे भी आया, उसने भी कहा कि तुम भी या तो गुलामी करो या मरो। तो गांधी जी बोले गुलामी ठीक नहीं तो कहीं मरो, तो उन्होंने गोली मार दी उनको। तो जंगल राज कोई एक जगह थोड़ी है। जंगल राज आप अपने देश में कोई बात सही बोल के देखिए, आपका भी वही हसर होगा, बुलडोजर आ जाएगा आपके घर पर। आप शांति से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप गुलामी स्वीकार कर लीजिए, आपको कोई नहीं मारने आएगा। गुलाम सबको प्रिय है। गुलाम इस दुनिया में किसे प्रिय नहीं। आपका कोई बर्तन मान दे, आपका कोई झाड़ू लगा दे, आपका कोई घर बना दे, आपका सब काम कर दे, तो ये किसको पसंद नहीं? पसंद है। तो दुनिया में अपने गुलामों को कौन मारता? दूध देने वाली गाय को कोई मारता है क्या? वो तो दूध नहीं देगी तो बोले इसको फेंको, कसाई को बेच दो। तो जब तक तुम किसी के लिए फ्रूटफुल हो तो तुमको कोई नहीं मारेगा। कांग्रेस 70 साल आपको मारी नहीं, भाजपा आपको मार रही है नहीं, लेकिन अब आप फ्रूटफुल न सिद्ध होइए, ना वोट दीजिए उनको, ना कुछ कीजिए, तो मार काट पे उतर आएंगे। जिसके भी आप विरोध में काम करोगे तो उसके हाथों मरने के लिए तैयार हो, या तो उससे ज्यादा ताकतवर हो जाओ। बाबा रामदेव कुछ बोले कांग्रेस के खिलाफ, उन्होंने 3600 केस कर दिए उनके ऊपर, 150। अब ये तो ताकत अपनी बढ़ाने में सफल रहे तो कांग्रेस पंगे में आ गई, और नहीं तो इनको गुलाम बनना पड़ता। अभी कांग्रेसी को गुलाम होना पड़ रहा है, और नहीं तो वो पीछे पड़ रहे हैं। तो अभी तो सत्ता का संघर्ष है,
ताकत का संघर्ष है, ताकत पर आधारित फैसले हो रहे हैं। तो या तो आप उसे जी लो, गुलामी करो या मरो। अगर गुलाम नहीं बनोगे तो मरना पड़ेगा। अंग्रेज क्या कहते थे? अंग्रेजों से कोई बात, जलियांवाला बाग में बैठ के मीटिंग ही तो कर रहे थे, तर्क की बात उठा रहे थे। अब जब तलवार पर आधारित वहां फैशन चल रहा है, प्रचलन तलवार का है, आप तर्क लेके बैठे हो वहां पर जलियांवाला में, अरे तलवार लेके बैठो, सारे भागे भागे फिरते हो अंग्रेज लोग। आप भी तोप लेके बैठो ना, उनसे ज्यादा बड़े बड़े हथियार लेके बैठ जाओ वहीं। एक भी अंग्रेज अगर सिपाही वहां फटक जाता तो आप बताते। ताकत है नहीं और वहां बैठ के आप तर्क कर रहे हो। और किस समाज में रह रहे हो? जो ताकत पर आधारित है, जंगल राज। तो जंगल राज में सुभाष समझते थे, उन्होंने कहा नहीं, आजाद हिंद फौज का गठन करो। एक दैत्य से अगर आप मुकाबला करना है आपको, तो आपको हथियार लेके जाना पड़ेगा। आप रावण के पास जा रहे हो, हथियार कोई है नहीं। ऋषियों से पहले सब हथियार लेके राम वहां पहुंचे, रास्ते में जितने मिले सब, हाँ, पूरी तैयारी करके। तैयारी नहीं है तो राम लक्ष्मण दोनों कुट गए होते, ये ज्यादा ताकत बढ़ा के गए थे अपनी, बचपन से स्किल तैयार करके गए थे। विश्वामित्र की रक्षा की, इनकी रक्षा की, उनकी रक्षा की, वहां पर रावण को भी अच्छा किया। इसका मतलब यह है कि ताकत अगर कम है तो आपका पिटना तय है। दुर्योधन ने ललकार दिया, अब कृष्ण के पास ज्यादा ताकत निकल गई तो वो सारे कुट गए। आपके पास अगर ताकत ज्यादा है तो आपको कौन हराएगा, कौन गुलाम बनाएगा? तो जब जंगल राज में आपको कोई चीज करना है तो ताकत बढ़ाओ, तर्क मत बढ़ाओ। तर्क बढ़ा के जाओगे तो कोई कनपटी पे देगा, तर्क सब रखा रह जाएगा। हाँ, ताकत थी नहीं हमास के पास और जाके पंगा ले लिया इजराइल से, उनके नागरिकों को मार दिया। अब उन्होंने इनका पूरा हिसाब किताब कर दिया कि अब हमास ही नहीं रहेगा पृथ्वी पर। तो इसमें जो लड़ाई चल रही है उसमें आप देखोगे जंगल राज का, ये थर्ड वर्ल्ड की लड़ाई चल रही है। थर्ड वर्ल्ड में न्याय नहीं होता, न्यायालय नहीं होता, और सेकेंड वर्ल्ड में न्याय होता है, तर्क होता है, तलवार नहीं होती, तलवार की जरूरत नहीं होती, हथियार बनाना भी नहीं पड़ता। क्यों? जब हर फैसला कोर्ट से होने लगा तो कोई हथियार क्यों खरीदेगा, हथियार क्यों बनाएगा, इतने परमाणु बम क्यों बनाएगा? क्योंकि अब तो इसका कोई यूज ही नहीं है। भाई दो देशों के बीच विवाद है तो कोर्ट जाना है, तो कहेंगे फिर जरूरत क्या है, सारा डिसआर्मामेंट हो जाएगा। न्यायालय की सुनना शुरू कर दो तो डिसआर्मामेंट हो जाएगा, कोई तलवार नहीं बनेगी, कोई तीर तुक्के नहीं होंगे, परमाणु बम नहीं बनेंगे, कोई आक्रमण नहीं होंगे, कि युद्ध नहीं होंगे। होंगे कैसे? आपको न्यायालय जाना है, न्यायालय ने जो कहा वो मानना दोनों पक्षों को, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये हो गया सेकेंड वर्ल्ड। और एक और है जो फर्स्ट वर्ल्ड है, वो ये कहता है भाई हम तो सत्य को ही समझ गए हैं, अब ये न्याय की क्या जरूरत है हमको। तो कहते हैं हम प्रेम से रह लेंगे, हमें कोर्ट जाने नहीं, हमारा जिसको लेना है ले ले। इसे कहते हैं देवलोक। देवलोक में कोई न्यायालय नहीं जाता, न्याय की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि सबकी इच्छा में हमारी इच्छा, सबकी पसंदगी में हमारी पसंदगी, और सबका यही चिंतन है। सत्य कहता है इस दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, तो किसके साथ हिस्सा बांट कर रहे हो, कहां न्याय के तर्क चला रहे हो? तो ये मानवता से भी ऊपर है। अगर प्रेम जाग जाए तो प्रेम का धर्म स्वीकार करते ही आप न्याय धर्म से ऊपर उठ जाओगे, इससे ऊंचे चले जाओगे। तो ये जो सबसे ऊंची सभ्यता है कि प्रेम से रहते हो, हिस्सा बांट की बात ही नहीं उठाते। आपको जो जरूरत है, आपको तौलिया चाहिए बोले ले जाओ, पेन चाहिए ले जाओ, कॉपी चाहिए ले जाओ। बोले किसकी है? अरे चिंता मत करो, जिसकी भी है तुम पढ़ो। खाना, अरे तुम खा लो, कोई बात नहीं। किसका है? बोले ये पूछने की जरूरत नहीं, अपना ही समझो। ये प्रेम है। तो प्रेम के धर्म पर आधारित जीवन जीने लगोगे, हमने बसा दिया है, देव सभ्यता भी बसा दी है। जिसको प्रेम से जीना है वहां चले जाओ, जिसको न्याय से जीना है न्याय नगर बसा दिया है, वहां चले जाओ। और जिसको ये दोनों पसंद नहीं है, ना तर्क पर आधारित न्याय पसंद है,
न सत्य पर आधारित प्रेम पसंद है। सत्य कहता है दूसरा कोई है ही नहीं, तो प्रेम से रहो आपस में। प्रेम से रहने लग जाओगे तो प्रेम का धर्म मानते ही देवता हो जाओगे, देवलोकवासी हो जाओगे। मानवता कहती है तर्क से फैसले कर लो, दोनों भाई दो लोग हैं, रह रहे हैं तो आपस में हिस्सा बांट कर लिया करो, ये न्याय है। दूसरी तरफ से अगर ये पसंद आ गया तो दोनों के हिताधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, तो ये दूसरा वर्ड है। तीसरे वर्ड में कभी न न्याय होगा न प्रेम। जंगल में न कभी न्याय हुआ है न प्रेम हुआ है। जंगल में कभी देवत्व नहीं मिला, जंगल में कभी न्याय का न्यायालय नहीं हुआ, जंगल में ताकत पर आधारित फैसले हुए हैं सारे सदा से। तो अभी भी मनुष्यों को तीन में से जो भी पसंद है उसमें रहो, उसके जो भी सिद्धांत हैं उसका पालन करो। कि वहां ताकत पर आधारित है तो ताकत बढ़ाया करो, और जहां तर्क पर आधारित है तो तर्क बढ़ाओ, तर्क से काम चलाओ। और जहां प्रेम से काम चलना है तो वहां न तर्क की जरूरत है न तलवार की। तो दोनों बातों से मुक्त हो गए। तो ये तीन सभ्यताएं हैं, तीन सभ्यताओं में से एक बची है, दो गायब हैं। ये दोनों हम बसा रहे हैं, निर्विवाद हो जाएगा सारा जगत। और जहां ताकत पर आधारित फैसले हैं तो वहां तो इसी तरह होता है, उस पर विचार विमर्श की जरूरत कहां है। जंगल में कोई विचार होता है? जंगल में एक पशु दूसरे पशु से किस आधार पर निपटता है कि ताकत किसके पास जाता है। सिंह जो है वो कुत्ते का शिकार करेगा कि कुत्ते सिंह का शिकार करेंगे। सिंह जब कमजोर हो जाता है तो चार कुत्ते मिलकर उसे मार के खा जाते हैं। अकेला कुत्ता फंस जाता है तो सिंह उसको निपटा देता है। जहां जिसकी ताकत ज्यादा है वो उसका मालिक हो जाता है, जिसकी ताकत कम हो जाएगी वो गुलाम हो जाएगा। तो वो तीसरा सिद्धांत जब आप सभी लोगों ने पूरी दुनिया के स्वीकार किया है, न न्याय को मानना है न न्याय का तर्क मानना है। तर्क तो ये है कि रेपो रेट हटा दो, रेपो रेट का कोई औचित्य ही नहीं बनता, न्यायोचित है ही नहीं। जब मुद्रा लिक्विडाइजेशन के पहले बनती ही नहीं है, लिक्विडिटी किसी के बर्फ के गोले को ही लिक्विड बनाओगे तो मालिक वही होगा, और दूसरा ब्याज मांग रहा है जो मालिक ही नहीं है। मुद्रा मालिक कोई और है, ब्याज कोई और ले रहा है। ये कौन सा जस्टिस है? रेपो रेट लगे ब्याज के। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि वो तो अनजस्ट है ही। कोई भी सरकार को आप बोलोगे वो आपको बुलडोजर लेके आ जाएंगे, गिरा देंगे, आपका मकान गिरा देंगे, आपके सिर पे बम फेंक देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। इसका मतलब ये है वहां पे तर्क से नहीं, तर्क तो ये हम बता रहे हैं बहुत सारे तर्क है कि एक को शिक्षा देते हो तो दूसरे को क्यों नहीं। दोनों जब नागरिक हैं तो आप कहां समानता का? तर्क तो समाधिकारी बना देता है। तो वहां तो कुछ है ही नहीं आपके पास। और जिस समाज में रह रहे हो उसमें तो रूस यूक्रेन लड़ेंगे ही, भारत पाकिस्तान लड़ेंगे ही, ईसा मूसा लड़ेंगे ही, सिया सुन्नी लड़ेंगे ही। ये तो सामान्य बात है। यहूदी ईसाई लड़ेंगे, यहूदी मुस्लिम लड़ेंगे। वो चाहे एक ही भाई एक ही घर के हैं तब भी लड़ेंगे। क्या एक ही घर में पैदा हुए 10 कुत्ते आपस में नहीं लड़ते? लड़ते ही हैं। ऐसा थोड़ी कि केवल पड़ोसी कुत्तों से ही लड़ेंगे, घरेलू कुत्तों से भी लड़ाई होती है। तो जंगल राज जो है वो दूसरे से लड़ेगा ही, और ताकत पर आधारित फैसले होंगे। जो कमजोर होगा वो मारा जाएगा या उसे गुलाम बनना पड़ेगा। तो ये सामान्य बात है। फिलिस्तीन अगर मजबूत नहीं है तो गुलामी तुरंत स्वीकार कर ले अमेरिका की और इजराइल की, और अगर वो लोग कमजोर हों तो वो सरेंडर कर दे फिलिस्तीन के सामने। हमास अपने को बताया कि बहुत बड़ा तोप है और उससे लड़ेंगे तो ये मारे जाएंगे। अब अमेरिका तो नहीं डर रहा है इनसे, इसका मतलब ये है कि हमास को ही सरेंडर कर देना चाहिए, और नहीं सरेंडर कर रहा है तो मौत के लिए तैयार है, वो इसे मार देंगे। तो जंगल राज में वैसा ही होता है, उसमें कुछ भी अनैतिक नहीं है, कुछ भी गलत नहीं। जंगल के कानून के हिसाब से सब ये कानूनन है, जंगल का कानून ही है, न्याय का वहां कोई कानून नहीं होता। तो तीसरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, इसलिए ये विवाद करने से बात साफ हो गई मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो हम सब लोगों ने समझ लिया है कि ये व्यवस्था का दोष है, तो इस पर गुरु जी के द्वारा कार्य किया प्रारंभ कर दिया गया है।
और हम लोग उसमें जुड़कर अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका